नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिल्ली से आज आपको देश और दुनिया की हर खबर दिखाएंगे, अलग अलग राज्य की खबरें दिखाएंगे, साथ ही होली को लेकर के क्या तस्वीर कल रही और आज किस तरीके से लोग त्योहार मनाएंगे ये भी आपको बताएंगे। तो हम इस वक्त मौजूद है लोधी गार्डन में और लोधी गार्डन से हम आपको दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत नजारे भी और साथ ही देश दुनिया की हर बड़ी खबर भी। तो नवभारत के सभी दर्शकों को हैप्पी होली। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कल भले ही आपने होली मना ली हो, लेकिन उत्तर भारत के कई शहरों में आज होली मनाई जा रही है। बिहार में भी आज ही लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो देखिए, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 2 दिन का ये त्योहार देखिए, देश भर में होली त्योहार की धूम देखने को मिली। आज भी उत्तर भारत में होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली को लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार में सुरक्षा भी काफी सख्त कर दी गई है। तो देश भर में होली के त्योहार की धूम कल भी नजर आई और आज भी उत्तर भारत में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहर और साथ ही बिहार में आज होली मनाई जा रही है। आज भी होली की रंगत रौनक देखने को मिलेगी अलग अलग शहरों में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई राज्यों में होली कल मनाई गई, वहां की खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और आज भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में तो होली की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। दशाश्वमेध घाट पर कैसे होली का त्योहार मनाया गया, दिखाते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष की ये रिपोर्ट। होली के रंग में इस वक्त पूरा देश सराबोर है और बात जब बनारस की होती है तो बनारस का हर रंग कुछ अलग होता है, अनूठा होता है। और यही कारण है कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो होली के इस खास पल के लिए पहुंचे हैं और रंग और गुलाल के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ का जो आशीर्वाद है वो लेकर वो सीधे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आप लोग आए हैं? एक्चुअली हम लोग बिहार आ रहे थे होली मनाने दिल्ली से, पर बनारस की होली कुछ ऐसी है कि यहीं रुक गए। और बात जब बाबा की हो और गंगा घाट की है तो क्या एक नंबर होती है बनारस की होली। सब मस्ती में डूबे रहते हैं क्योंकि ये बाबा की नगरी है, भांग का गोला छाने रहते हैं। तो आम लोगों को तो आपने होली मनाते हुए देखे, लेकिन नेताओं पर भी होली का रंग जम करके कल चढ़ा। कुछ नेताओं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने होली का त्योहार कल मनाया है। उनके आवास पर होली के रंग खूब उड़े हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री की तस्वीर आप देखिए, राजनाथ सिंह की, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सब होली के रंग में डूबे हुए हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए 4 नेताओं की होली हम आपको दिखा रहे हैं। तो होली के जश्न में डूबे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने गाना गाते गाते क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे नड्डा जी खेले, अमित शाह खेले, अरे मोदी जी उड़ावे अमीरा हो, मोदी जी उड़ावे अमीरा हो। अरे मोदी जी उड़ावे अमीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। थोड़ा दूर थोड़ा खोला बना लो भैया, देखो मेरे को अभी थोड़ी देर बाद ऐसा करो कि हम सब लोग घूम सके। अरे कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में, होली है बुरा न मानो। अरे कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में, अरे सबके घर उड़े अमीरा, सबके घर उड़े अमीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जो ही और तुम लोग भी माइक लो मंच पे, सब लोग मिलके गाएंगे। एक बहुत अच्छी लाइन है, अरे नए रे भवनवा में राम संग खेले, नए रे भवनवा में राम संग खेले,
भवन में राम संग खेले। कौन खेल रहा है? अरे वीर बजरंग बलवीरा हो, वीर बजरंग बलवीरा हो, अरे वीर बजरंग बलवीरा हो, वीर बजरंग बलवीरा हो। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। और आपको बता दें, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर ब्रज का रंग कैसे चढ़ा, ये भी आपको दिखाएंगे। हेमा मालिनी को मथुरा से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिल चुका है। ऐसे में उनकी जो होली की खुशी थी वो दोगुनी नजर आई। चुनावी सीजन है, लिहाजा हेमा मालिनी मथुरा में लोगों के साथ होली खेलना नहीं भूली। क्या कुछ उन्होंने सुनाया वो आपको भी सुनवा देते हैं हम। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे सब भूल कर दुश्मन भी गले लग जाते हैं। होली के दिन मिल जाते, रंगों में रंग मिल जाते। रंग में रंग मिल गया सब। तो मैं तो क्यों जी, शाम रंग में मैं तो रंग गई और रंग सब झूठा। आप लोग भी शाम रंग में मैं तो रंग गई और रंग सब झूठा। कृष्ण कृष्ण का नाम जपूं मैं और दूर सब झूठा। करके इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। तो मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के बाद पुलिस बल तैनात है। जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई है। बांदा जिला जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। देर रात मुख्तार की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई है। देर रात मुख्तार की तबीयत अचानक से खराब हुई, जिसके बाद गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में मुख्तार अंसारी को आईसीयू में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बांदा में फिलहाल एडमिट है और बाहर पुलिस बल की तैनाती भी है। इससे पहले जैसे कि मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन उन्हें धीमा जहर दे रहा है, उसके बाद कुछ जेल कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई थी राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि देर रात तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद गंभीर हालत में बताया जा रहा है राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में मुख्तार अंसारी को आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर, जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई है। बांदा जिला जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और फिलहाल देर रात जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो गंभीर हालत में एडमिट करवाना पड़ा। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। गंभीर हालत में फिलहाल राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। आईसीयू में है मुख्तार अंसारी। मनीष यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। मनीष, इससे पहले धीमा जहर देने का आरोप मुख्तार अंसारी ने लगाया था जेल प्रशासन पर, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है तबीयत को लेकर? देखिए, देर रात सुबह लगभग 2 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की तबीयत जेल में बिगड़ी थी, जिसके बाद जेल के जो डॉक्टर रहते हैं उनको बुलाया गया। उनकी रिकमेंडेशन पर बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार को शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में अभी एडमिट है। हालांकि अभी डॉक्टर्स की ओर से कोई अपडेट नहीं मिला है। मुख्तार के जो भाई हैं अफजल अंसारी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मुख्तार का पूरा परिवार दोपहर तक बांदा पहुंचेगा। हालांकि अभी मेडिकल बुलेटिन नहीं आया है मुख्तार की हालत क्या है, क्या उसे हुआ था, क्योंकि मुख्तार लगातार आरोप लगा रहा था कि जेल प्रशासन के अफसर उसके साथ लापरवाही भरा रवैया अपना रहे हैं। उसकी तबीयत खराब है लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। तो ये आरोप मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान लगाए थे। जज साहब से गुहार भी लगाई थी और कई बार जब भी बाराबंकी में वो एम्बुलेंस मामले में पेश होता रहा तो लगातार जज साहब से अपनी तबीयत का हवाला देता रहा, जेल प्रशासन के अफसरों पर आरोप लगाता रहा, और ऐसे ही आरोप मुख्तार के परिवारजन लगा रहे थे। अब खबर आई है कि 2 बजे वो बीमार हुआ, गंभीर रूप से बीमारी के बाद उसे आईसीयू में मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी उसकी हालत क्या है, मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर के जो भी अपडेट्स आप तक पहुंचे वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जानकारी है कि होली के दिन केजरीवाल का बयान ईडी की टीम ने रिकॉर्ड करवाया है। जहाँ कई घंटों तक ये पूछताछ चलती रही, जिसके बाद हर एक बयान को रिकॉर्ड किया गया। केजरीवाल से 10 सवाल पूछे गए, सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है।
तो शाम 6 बजे तक ईडी ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। होली के दिन केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन और हल्ला बोल को देखते हुए ये भी बता दें आपको, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पीएम आवास के घेराव का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। तो ये बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो इससे पहले आपने होली नहीं मनाने का ऐलान किया था और आज आपको बता दें पीएम आवास का घेराव करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन और हल्ला बोल के देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि पीएम आवास का घेराव करने की बात आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसको लेकर तुगलक रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग और सफदरजंग रोड पर वाहनों के रुकने और पार्किंग पर आज पाबंदी रहने वाली है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है। तो दिल्ली में जाम की समस्या भी देखी जा सकती है, खासकर अगर आप नई दिल्ली जाने वाले हैं या वहां से होकर गुजरने वाले हैं तो आपको कौन कौन से रूट्स पर डायवर्जन की दिक्कत आ सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से नई दिल्ली के कई रास्तों से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। जरूरत पड़ने पर कुछ मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी के कस्टडी में हैं और इस बीच एक बहुत ही बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ। शराब घोटाले के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखिए ईडी जब पूछताछ कर रही थी तो वो कह रहे हैं कि फोन उन्हें नहीं पता कि उनका फोन आखिर कहाँ है। केजरीवाल ईडी के सामने उस फोन की जानकारी नहीं दे पाए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ईडी कस्टडी से संदेश भेजने की जो बात कर रही थी उसे ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया। ईडी का ये भी कहना है कि केजरीवाल के पास न कंप्यूटर है न कागज पेन। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल के संदेश के बहाने आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश में है। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। नैतिकता और ईमानदारी की छाती पीट पीट कर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के आज सलाखों के पीछे जाने के बाद खुद नैतिकता भूल गए। कभी इस्तीफे को जेब में रखने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देने से कतरा रहे हैं। करोड़ों के शराब घोटाले ने दिल्ली सरकार को इस दौर में पहुंचा दिया जहां केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी से सरकार चलाने को मजबूर हो गए। और अब जो खबर सामने तो चौंकाने वाली, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि केजरीवाल का पुराना फोन गायब है। वो उस वक्त का फोन है जब शराब घोटाले की डील हुई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ये बता नहीं पा रहे कि उनका पुराना फोन कहां रखा है। क्या केजरीवाल सचमुच भूल गए या नाटक कर रहे हैं? क्या इसी फोन में घोटाले के सारे राज थे? शराब घोटाले की अगर पूरी टाइमलाइन हम देखें तो मनीष सिसोदिया से फोन मांगे गए, नहीं मिले। के कविता से फोन मांगे गए तो 9 में से 5 फोन तो दिए, लेकिन 4 फोन गायब थे। अब अरविंद केजरीवाल से भी जब फोन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हमें फोन के बारे में कुछ मालूम नहीं। शराब घोटाले में 36 किरदार ऐसे मिले जिनका फोन का डाटा ईडी को डिलीट मिला। रही बात दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री की, जब ईडी ने उनसे पूछताछ की उस दौरान उनके फोन फॉर्मेटेड मिले। कुछ फोन ईडी को ने ऐसे बरामद किए जिनकी सिम दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड थी। के कविता से ईडी ने 3 बार पूछताछ की, उस दौरान उनके कई फोन गायब मिले। एक फोन ऐसा मिला जिसमें फेस टाइम और डाटा को डिलीट किया गया था। ईडी ने के कविता को मार्च के महीने में सम्मन किया था, उसी दौरान उस फोन का डाटा डिलीट किया गया था। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीआरएस नेता की कविता को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आज रिमांड का आखिरी दिन है और पिछली सुनवाई में आपको बता दें ईडी को कविता की 3 दिन की रिमांड मिल गई थी। तो आज का दिन अपने आप में काफी अहम है कि कविता ने पिछली सुनवाई पर जमानत याचिका दायर की थी। अदालत आज जमानत याचिका पर भी विचार कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी की कविता की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। तो ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता की कविता को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में जमानत याचिका दायर की गई थी कि कविता की लीगल टीम की तरफ से। अदालत आज जमानत याचिका पर भी
विचार कर सकता है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है, पीएम आवास का घेराव करने की बात कही जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसको लेकर आज एक बार फिर से प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है, पीएम आवास का घेराव करने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट की यहाँ पर करने वाले हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि पार्टी महाविकास अघाड़ी के दूसरे सहयोगियों के साथ अंतिम दौर की चर्चा करेगी। तो बता दें कि अंतिम दौर की चर्चा के बाद आज महाराष्ट्र के लिए अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। शिवसेना उद्धव गुट की पहली और महाविकास अघाड़ी की ये दूसरी लिस्ट होगी। शिवसेना आज उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और बताया जा रहा है कि 15 से 16 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी महाविकास अघाड़ी के दूसरे सहयोगियों के साथ अंतिम दौर की चर्चा के बाद चुनाव को लेकर हर पार्टी पूरी तरह से अभी दमखम झोंक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चुनाव को लेकर अब तक प्रत्याशियों की 5 लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर नामों का ऐलान बाकी है, जिसके लिए मंथन का दौर जारी है। जी, मंथन जारी है और किसी भी वक्त ये भी सामने आ जाएगा कि किसको पार्टी टिकट देती है। लेकिन जिन जिन लोगों को अब तक टिकट मिली है, जो उम्मीदवार बन चुके हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। बीजेपी की नई लिस्ट में 111 कैंडिडेट्स के नाम हैं। मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं रामायण में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी ने बिहार की 17 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सारण से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, उजियारपुर से मौजूदा सांसद नित्यानंद राय, बेगूसराय से मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह, पटना साहिब से मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव, आरा से मौजूदा सांसद आर.के. सिंह, औरंगाबाद से मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह को और नवादा से विवेक ठाकुर को टिकट दिया गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। वो दुमका से चुनाव मैदान में चुनौती देती नजर आएंगी। वरुण गांधी का नाम लिस्ट में नहीं है, वो पीलीभीत से सांसद थे। उनके जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी की 5वीं सूची के आने से पहले कानपुर के मौजूदा सांसद बीजेपी नेता सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी गई चिट्ठी सार्वजनिक की है। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाए। गाजियाबाद से सांसद वी.के. सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया था। उनके जगह अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनाव रण में उतारा है। यूपी में पार्टी ने जिन 9 सांसदों का टिकट काटा है, उनमें गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, बरेली से संतोष गंगवार का नाम शामिल है। इनके अलावा कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल शामिल हैं। बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। इस लिस्ट में बीजेपी ने हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें सबसे रोचक नाम नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला का है, क्योंकि जिंदल और चौटाला ने लिस्ट जारी होने से करीब 1 घंटे पहले ही
बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दिया है, तो वहीं हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह की जगह रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। सोनीपत से मौजूदा सांसद रमेश चंद्र कौशिक की जगह पर मोहनलाल बड़ोली पर भरोसा जताया गया है। वहीं रोहतक से मौजूदा सांसद अरविंद कुमार शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 5वीं लिस्ट में उड़ीसा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पुरी से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का भी नाम शामिल है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से राजीव भारद्वाज को टिकट दिया गया है। यहां मौजूदा सांसद किशन कपूर का टिकट काटा गया है। मंडी से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अब तक 291 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच कुल 7 चरणों में वोट डाले जाने हैं। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। कंगना रनौत पर कांग्रेस के नेता जैसे सुप्रिया सुनीत ने जो विवादित पोस्ट किया है, उसको लेकर के अब वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि मंडी से उनकी लोकसभा प्रत्याशी और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सुनीत ने भद्दा और अमर्यादित पोस्ट किया। कंगना की फोटो के साथ सुप्रिया सुनीत के फेसबुक और इंस्टा प्रोफाइल से ये पोस्ट डाला गया था, जिसके बाद से सुप्रिया सुनीत बीजेपी के साथ ही तमाम फेमिनिस्ट के भी टारगेट पर आ गई हैं। तो ये बड़ी खबर, कंगना रनौत पर सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट डालने पर कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया सुनीत बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि मंडी से उनकी लोकसभा प्रत्याशी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना पर विवादित पोस्ट यहां पर सुप्रिया सुनीत की तरफ से किया गया था। तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कंगना रनौत के समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कंगना टीम की ये प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है कि आपने क्या किया, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने क्या किया है। कंगना के विरोधियों को समझ ही नहीं आ रहा कि स्टील जैसी मजबूत कंगना का सामना कैसे करें। आगे बढ़ो और जीतो, विजयी भवा। और बीजेपी के हमलों के बाद सुप्रिया सुनीत बैकफुट पर दिखाई दी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट मेरी जानकारी के बगैर अपलोड हुआ, मैं इसकी निंदा करती हूं। उन्होंने इनके नाम का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्स को शिकायत भी की है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी का त्योहार मनाया, लेकिन देश के 3 ऐसे शहर थे जहां पर कल ही आग का कहर देखने को मिला। कौन से ये 3 शहर हैं जहां आग का तांडव देखने को मिला, कैसे आग लगी और आग से कितना नुकसान हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। देश के 3 शहरों में आग ने जमकर कहर बरपाया है। नोएडा, श्रीनगर और मांड्या में आग के कोहराम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहली तस्वीर श्रीनगर की है, जहां बटमालू इलाके में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग बुझाने के दौरान एक अग्निशमन कर्मी के घायल होने की खबर है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि आग कैसे लगी, इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग सका है। दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां आग का विकराल रूप देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 32 में बने डंपिंग ग्राउंड में कूड़े और घास के खाली पड़े मैदान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी ग्राउंड में पिछले साल भी भीषण आग लगी थी। तब दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में करीब 1 हफ्ते का समय लग गया था।
तीसरी तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की है, जहां पटाखों के चलते एक घर में आग लग गई। पहले जोरदार धमाका हुआ, जिसके चलते पूरा घर खंडहर में तब्दील हो गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय त्योहार के लिए ये परिवार पटाखे लेकर आया था। घर में रखे इन पटाखों में होली वाले दिन धमाका हो गया और पूरे घर में आग लग गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।